सुप्रभात। आज हिंदी कक्षा कक्ष में हम हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शीर्षक हिंदी शिक्षण विधियां का अध्ययन करेंगे। हिंदी शिक्षण विधियां क्यों ज़रूरी है? एक हिंदी शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए वो किस तकनीक, किस पद्धति, किस शिक्षा शास्त्र के द्वारा कक्षा में उचित संप्रेषण करे जिससे कि कक्षा कक्ष रुचिपूर्ण हो, उस विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में पहले मैं बात करती हूँ। पहला है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि। अगला है संश्लेषण विधि, अंकुरण अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मोंटेसरी विधि और डाल्टन विधि। साथ ही भाषा संसर्ग विधि के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक हम अरस्तु को मानते हैं। इस विधि में सीधे अनुभव द्वारा तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकालते हैं। मतलब पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम अब देखते हैं अगला स्लाइड में कि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। उदाहरण से नियम की ओर चलने का तात्पर्य है कि अगर हिंदी कक्षा कक्ष में हम एक हिंदी व्याकरण का साधारण सा उदाहरण ही ले कि अगर हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो हम क्लास में कक्षा कक्ष में जाके ये सीधा नहीं कह सकते कि आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। उदाहरणों के द्वारा बच्चों से पूछना है कि किसी वस्तु का नाम, चाहे वो उसकी पाठ्य पुस्तिका हो, उसकी लेखनी हो, कलम हो, उसका नाम हो, उसके मित्र का नाम हो, उसके घर के रहने का जगह का नाम हो, देश का नाम हो। तो ये सारे उदाहरणों के द्वारा अगर हम परिभाषा तक पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं आगमन विधि। इस विधि को हम छात्र केंद्रित विधि कहते हैं। छात्र केंद्रित विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि शिक्षक या शिक्षिका जब कक्षा कक्ष में जा रहे हैं तो वो सीधे ये नहीं कह रहे कि आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। उन्होंने बच्चों से उदाहरण ली, बच्चे इसमें अपनी रुचि दिखाते हैं, वो सोच रहे होते हैं, उनका जो पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर वो उदाहरण देते हैं और उसके बाद हम परिभाषा तक पहुंचते हैं। इसलिए इसे छात्र केंद्रित विधि कहते हैं। और आज नई शिक्षा नीति 2020 भी ये कहती है कि आज का कक्षा कक्ष छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। यह विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक ने सिर्फ उनको उदाहरण देने को कहा, बच्चे ने स्वयं अपना नाम, अपने मित्र का नाम, जगह का नाम, जहाँ वो रहते हैं, वो सब उन्होंने बताया। तो ये उदाहरण वहाँ से बच्चों से निकल कर आ रहा है, इसलिए बच्चे स्वयं सीख रहे हैं, करके वो स्वयं सीख रहे हैं। आगमन विधि को हम तर्क विधि, तर्क करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे से भी अपना नाम बता रहे होते हैं, कलम का नाम, पाठ्य पुस्तिका, विषय का नाम, जगह का नाम, तो ये क्या हो रहा है, वो एक तर्क भी कर रहे हैं। इसमें हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे होते हैं। मतलब एक किसी का नाम है, उस नाम के बाद हम परिभाषा तक पहुंच रहे हैं, तो स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, परिभाषा की ओर जा रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे कि एक उदाहरण ले, इसे हम कलम कहते हैं। ये हम बाद में बताएंगे बच्चों को कि ये संज्ञा है, पहले हमने बताया कि इसे कलम कहते हैं। जब हम विशेषण पढ़ा रहे होते हैं तो हम पहले ये बता सकते हैं ये काली कलम है, तो इस कलम की विशेषता है कि यह काली रंग की है, काले रंग की है। ये इसलिए ये आगमन विधि है कि हम उदाहरणों के द्वारा परिभाषा तक पहुंचते हैं, इसलिए हम इसे मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ना भी कहते हैं। अब अगला हम पढ़ते हैं निगमन विधि। निगमन विधि के भी जनक या प्रतिपादक हम अरस्तु को मानते हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत आगमन विधि में हमने देखा था कि हम पहले उदाहरण के द्वारा चल रहे थे, हमने बच्चों को उदाहरण दिया, उसके बाद हम परिभाषा तक पहुंचे कि नाम वाले शब्द जो भी आते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। बट लेकिन निगमन विधि में हम क्या करते हैं कि हम पहले ही बता दें कि किसी वस्तु, स्थान आदि का जो बोध करा रहा होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद हम बच्चों से जब उदाहरण लेंगे कि अब बताओ कि संज्ञा क्या क्या हो सकता है, तब बच्चे जब उदाहरण देंगे, ये हो गया निगमन विधि। निगमन विधि के कुछ और मुख्य चरण हम देख ले। नियम या परिभाषा के पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को हम समझाते हैं। मतलब परिभाषा पहले बता दे, उसके बाद उसके उदाहरणों तक हम पहुंचते हैं। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। शिक्षक केंद्रित क्यों? क्योंकि शिक्षक ने पहले परिभाषा बताई, अब उदाहरण के लिए वो बच्चों से कह रहे कि अब इसका उदाहरण हम बात करेंगे, तो ये शिक्षक केंद्रित हो गया। बच्चे नहीं सोच रहे हैं, बच्चे बस अब जो शिक्षक ने कह दिया कि इसे ही संज्ञा कहते हैं, इसे ही विशेषण कहते हैं, उसके आधार पर वो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
इसमें शिक्षा के सारे नियम सिखाते हैं। जो शिक्षक नियम बताएंगे उसी नियम का अनुसरण करते हुए बच्चे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और आगमन विधि में बच्चों से उदाहरण लेते हुए हम परिभाषा का निर्माण करते हैं, बच्चों से परिभाषा का ज्ञान आपस में बांटते हैं। तो यह निगमन विधि आगमन विधि से ठीक विपरीत कार्य करती है। अगला विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के अनुसार यह अनुभव केंद्रित विधि है और यह छात्रों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल वे स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। प्रोजेक्ट विधि में क्या हो रहा है कि इसमें हम विद्यार्थियों को कुछ कार्य अगर करने को देते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से, क्योंकि हर बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है, सब में सोचने समझने की क्षमता भिन्न विभिन्न होती है। वो अपने मानसिक क्षमता के अनुसार, अपने आयु के अनुसार वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई क्रियाकलाप के द्वारा सीखता है, कोई याद करके सीखता है, कोई लिख कर सीखता है। तो इस विधि में वो स्वयं स्वतंत्र रूप से काम कर रहे होते हैं और अपनी समस्याओं का हल स्वतंत्र विचारों के द्वारा वो कर सकते हैं। यह विधि बाल केंद्रित शिक्षा है। जैसे कि इससे पहले उन्हें बात की कि छात्र केंद्रित, वही है ये बाल केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि ये स्वयं करके सीख रहे हैं। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करते हैं और उनमें आत्मविश्वास भी जागृत होता है। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए ये बहुत अच्छा विधि है, क्योंकि इससे बच्चों में आत्मविश्वास जागृत होती है, क्योंकि वो स्वयं कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो स्वयं तत्पर रहते हैं। परियोजना विधि के जो प्रमुख सोपान है वो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि परिस्थिति उत्पन्न करना, तात्पर्य एक समस्या, एक प्रश्न उत्पन्न करना और परियोजना का चयन करना कि वो किस प्रकार से इसको आगे क्रियान्वयन करेंगे, रूपरेखा तैयार करना। परियोजना विधि में हम देखते हैं कि जो समस्या मिली है उसके बारे में एक वो रूपरेखा तैयार करते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे बताई जाए, उसका गुण अवगुण क्या लिखा जाए, लाभ या हानि क्या हो सकता है और उसका निष्कर्ष कैसे हम लिखेंगे, या और किस प्रकार से हम इस परियोजना को, इस प्रोजेक्ट विधि के द्वारा हम उस समस्या का समाधान निकालेंगे। इसकी पहले एक रूपरेखा बनाई जा सकती है। फिर उसको क्रियान्वयन में लाना, उसको फॉलो अप कराना, उस पर आगे का कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मूल्यांकन वो स्वयं देखेंगे कि क्या जो मैंने इस कार्यविधि से जो क्रियान्वयन किया वो कितना सफल और सार्थक हुआ है। तो मूल्यांकन के बाद लेखा जोखा प्रस्तुत करना, उसके बाद वो फाइल में डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो अपने शिक्षक के साथ अपने कार्य को साझा करेंगे कि हम कैसे लेखा जोखा उस कार्य का प्रोजेक्ट विधि के द्वारा वो करेंगे। उसके बाद अगला स्लाइड आता है प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में छात्र को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या हो गया, हम व्याकरण के नियमों का नहीं अध्ययन, व्याकरण का ज्ञान, नियमों का ज्ञान कराए बिना। तात्पर्य जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अभिभावक, उसके माता पिता उसे उस भाषा का व्याकरण नहीं पहले पढ़ाते हैं, उनसे पहले उसी भाषा में वो बातें करते हैं। तो वो बच्चा अपनी मातृभाषा को बिना व्याकरण समझे ही समझ जाता है। उसके लिए उसे व्याकरण का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। विद्यालय में जब आते हैं तब वो व्याकरणीय अध्ययन करते हैं, व्याकरण के साथ भाषा का ज्ञानार्जन करते हैं। तो इस विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है, जो भी मातृभाषा है, उसको मध्यस्थ नहीं बनाना है। उसके अलावा हम अगर कुछ सिखा रहे हैं तो इस विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसका सबसे सार्थक उदाहरण हम दे सकते हैं परिवार। घर परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चों को बिना ग्रामर, बिना व्याकरण बताए ही बिना व्याकरण बताए ही वो उस भाषा में बच्चों से वार्तालाप करते हुए उनको अपनी मातृभाषा सिखाते हैं। अगला है प्रत्यक्ष विधि के कुछ चरण देख लेते हैं। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक बल सीखने पर दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि घर परिवार में लोग, बच्चे अपनी भाषा को, मातृभाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। उसको सिखाने के लिए कोई व्याकरण संबंधी भाषा पुस्तकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो घर पे अपनी मातृभाषा को बिना व्याकरण की
को पढ़े भी सीखते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से सीखना होता है। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक कक्षा अर्थात नर्सरी से कक्षा 3, 4, 5 तक के बच्चों को हम इस प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही भाषा का अर्जन करते हैं, क्योंकि वो घर से भी उसी प्रकार से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही अपनी मातृभाषा को सीख कर आते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का तात्पर्य हो गया जो शिक्षण सहायक सामग्री में ये भी एक प्रकार है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें हम टेलीविज़न को ले सकते हैं। उसमें अगर वो उसकी जो मातृभाषा है उससे संबंधित वो चैनल में अगर कुछ देख रहा होता है और घर पे भी वही बातें हो रही होती है, तो ये प्रत्यक्ष विधि है जिसके माध्यम से वो उस भाषा का अर्जन कर रहा होता है। अगला है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, जो भी समस्या होती है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसकी समीक्षा करते हुए उसका हल निकालते हैं। ये विधि प्राथमिक कक्षा के लिए नहीं होती है, ये उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए सार्थक होता है। इसके बाद आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण करने के पश्चात संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। जब हम विश्लेषण कर लेते हैं किसी समस्या का, तब हम उसका संश्लेषण करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो समस्या और जो गतिविधि जिसको हमने छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसका समाधान निकाला था, अब जब छोटे खंडों में बांटकर हमने विश्लेषण किया, उसका समाधान निकाला, अब उन छोटे छोटे खंडों का जो समाधान निकला उसको जोड़ते हुए हम मुख्य निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो ये होता है संश्लेषण विधि। इसके बाद आता है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में छात्र अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में छात्र अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। अनुकरण का कहने का तात्पर्य है कि जब एक बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है, वो अपने घर पे अपने अभिभावक, अपने माता पिता को देखते हुए, उनका अनुकरण करते हुए ही वो उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, उनके खाने का तरीका, सब कुछ वो अपने घर परिवार से ही सीखता है। ठीक इसी प्रकार जब वह विद्यालय आता है तो वो अपने शिक्षकों को देखता है, उनको बोलते हुए, उनके पहनावे को, उनके वेशभूषा को, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके लिखने के कौशल को देखते हुए बच्चा सीखता है कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से हमें पढ़ना होता है। तो ये विधि होती है अनुकरण विधि। वो अपने गुरुजनों को, अपने अभिभावकों को देखकर, अपने माता पिता को देखकर सीखकर आगे बढ़ता है, वो है अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सिखाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि छात्र जो है शिक्षक जैसे जैसे किसी पाठ को वो पढ़ रहे होते हैं, वाचन कर रहे होते हैं, उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए शिक्षार्थी छात्र अनुकरण करते हुए पाठ का वाचन करते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। तो ये है अनुकरण विधि। जैसे कविता अगर हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस कविता को पहले आदर्श वाचन शिक्षक शिक्षिका करती है, उस कविता का पाठ करती है, उसके बाद वो समूह में वाचन करवाते हैं। जिस प्रकार से, जिस भाव भंगिमा, जिस हाव भाव के साथ शिक्षक उस कविता का वाचन करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो अपने बच्चों से भी करवाते हैं। तो ये तभी संभव है जब अनुकरण विधि का कार्य किया जा रहा, अनुकरण विधि के द्वारा काम किया जा रहा होगा। तो बच्चे उनको सीखते हुए, शिक्षकों से सीखते हुए वो अपने कक्ष में वैसे ही कविता का वाचन करते हैं। अगला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य, विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। नई शिक्षा नीति 1986 से पहले हम देखते हैं कि शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष होता था। तो उस समय उच्च शिक्षा जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दी जाती थी तो वहाँ पे व्याख्यान विधि ही सार्थक होता था। पहले शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक आए और उन्होंने किसी मुख्य विषय पर, किसी विशिष्ट विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और वो बस चले गए। तो ऐसा अब नहीं है, अब हम छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष की बात करते हैं। लेकिन व्याख्यान विधि में क्या होता है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष हो जाता है, जिसमें शिक्षक किसी मुख्य विषय वस्तु पर
किसी तथ्य पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते और ये सबसे प्राचीन है। पहले ऐसा ही कक्षा कक्ष होता था, शिक्षक केंद्रित, क्योंकि उस समय व्याख्यान विधि होती थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मारिया मोंटेसरी विधि की। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। मारिया मोंटेसरी डॉक्टर मारिया द्वारा रूस के विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई थी। मारिया मोंटेसरी विधि में जो बच्चे की आयु बताई गई है वो है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्योंकि इस समय के बच्चे खेल खेल में करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग हम कहते हैं, प्लेवे मेथड कहते हैं। तो मारिया मोंटेसरी का कहना था कि बच्चे अगर सिर्फ पाठ्य पुस्तिका से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो वो खेल खेल में, खेल विधि के द्वारा या करके सीखने के द्वारा ही शिक्षा का अर्जन अगर करते हैं तो वो ज़्यादा सार्थक होता है। और इस पद्धति को नाम भी दिया गया है मारिया मोंटेसरी पद्धति। इसके बाद आता है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है कुमारी हेलेन पार्खस्ट। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य दिए जाते हैं, जिन्हें छात्र को दिए हुए समय के भीतर करना होता है। तो डाल्टन विधि में क्या है कि जो कार्य एक शिक्षक शिक्षिका बच्चों को देते हैं और एक निर्धारित समय दे दिया जाता है कि इस कार्य को आपको आज ही पूरा करना है, या ये ऐसा कुछ कार्य दिया जाता है जो एक सप्ताह लगे। तो वैसे कार्य को दे दिए जाने के बाद उस समस्या का समाधान छात्र अपनी तर्क शक्ति के आधार पर करते हैं। एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत करना होता है, उसे हम डाल्टन विधि कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराने का तात्पर्य है कि जो बच्चे ने लिख के दिया, कहानी, कविता, कोई भाषण प्रतियोगिता के लिए अगर उन्होंने कुछ तैयार किया है, सार लिखा है, उसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि इसमें व्याकरण का कितना उपयोग किया गया है, किस प्रकार से उस बच्चे ने वहाँ सर्वनाम और विशेषण या कारक, अलंकार, जितने भी ये मुख्य तथ्यों का प्रयोग उसने अपने रचना में किया है, उसके आधार पर हम उसे व्याकरण की शिक्षा दे। तो ये है भाषा संसर्ग विधि। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जा सकता है। अगर हम कोई कहानी, कोई उपन्यास बच्चों को पढ़ने दें, उसके माध्यम से भी हम व्याकरण तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम आगमन विधि में देखे थे हमने कि हम उदाहरणों के द्वारा परिभाषा तक पहुंच रहे थे, वैसे ही भाषा संसर्ग विधि में हम देखते हैं कि हम पुस्तकों के माध्यम से, अच्छे लेखकों के, अच्छे उपन्यासकारों के अगर पुस्तक मिलती है, उसके माध्यम से भी हम उनमें व्याकरण रचना कौशल का ज्ञान करा सकते हैं। अंत में हम निष्कर्ष में ये देखते हैं कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षण विधियां तो अनेक हैं, सबका प्रवर्तन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में किसी शिक्षा शास्त्री के द्वारा ही हुआ है। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी शिक्षा विधि होती है, जिससे वह छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्रदान करते हैं। जो विधि जिस समूह के लिए अधिक उपयोगी हो, वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। कुछ शिक्षण विधियां प्राथमिक स्तर पर सार्थक होती है, कुछ शिक्षण विधियां माध्यमिक स्तर पर, और कुछ शिक्षण विधियां विश्वविद्यालय स्तर पर, उच्च शिक्षण स्तर पर होती है, जैसे कि व्याख्यान विधि। लेकिन खेल विधि और करके सीखना विधि हम प्राथमिक स्तर पर करते हैं। जैसा कि मारिया मोंटेसरी विधि में भी हमने देखा कि 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उन्होंने पद्धति निकाली कि खेल विधि और करके सीखने पर वो बल दे रही थी। इस प्रकार से आज की कक्षा का हम यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।